हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 4 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को अंग शिक्षा रत्न राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के सुमना सागर हैं जिन्हें अंग शिक्षा रत्न राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान यानी सुमना सागर के द्वारा लोगों को निःशुल्क मंजूषा कला का प्रशिक्षण देने और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ पर बिहार का पहला विद्युत लोको शेड का उद्घाटन किया गया है? तो ये इसे बरौनी में किया गया है और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और बरौनी बिहार के बेगूसराय जिला में है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत देश का पहला मेगा स्क्रीन का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। इसे कहाँ पर बनाया गया है? तो इसे पटना में बनाया गया है और इसे पटना के गांधी मैदान में स्थापित किया गया है। यह देश का पहला मेगा स्क्रीन है जिसमें एक साथ लगभग 5,000 लोग खुले मैदान में फिल्म देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? तो ये दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। ये प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखा, नगद वेतन दिया, दाग और हुलिया व्यवस्था लागू किया और बाजारों में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कठोरता से लागू किया। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये शक शासक के द्वारा किया गया था, यानी शक वंश के शासकों के द्वारा क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया गया था। और राज्यपाल को क्षत्रप कहा जाता था, शासक को महाक्षत्रप कहा जाता था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक यानी शक शासक में जो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ था वो रुद्र दामन हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था और इसके जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे, यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी और इसका स्थगन का कारण था गोरखपुर में चौरा चौरी हत्याकांड, जिसके चलते असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी को किस विजय के बाद मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी? तो गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी। यह अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान था, यानी गुजरात विजय जो अभियान था वो अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान था। गुजरात के शासक राजा कर्णदेव के खिलाफ इस अभियान का नेतृत्व नुसरत खां एवं उल्लू खां के द्वारा किया गया था। मलिक काफूर को 1,000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1,000 दिनारी कहा जाता है। और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का सेनापति था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान का कहाँ अवस्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है और पोर्ट ब्लेयर से जो संबंधित तथ्य उनको देखते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ब्रिटिश काल में काला पानी का सजा पोर्ट ब्लेयर के प्रसिद्ध सेलुलर जेल में दिया जाता था। सेल्युलर जेल के एक कक्ष का नाम बीडी सावरकर के नाम पर रखा गया है, जहां पे इन्हें कैद करके रखा गया था। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में पोर्ट ब्लेयर में ही कर दी गई थी, एक कैदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्मू बाजगो बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी पर स्थित है, निम्मू बाजगो बांध। और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल बंटवारे से संबंधित समझौता हुआ था। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, जास्कर इत्यादि है। अगला प्रश्न है, आवर्ती को मापा जाता है तो इसे हर्ट्ज में मापा जाता है और आवर्ती कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये तबकाते नासरी से बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। और तबकाते नासरी के लेखक मिन्हास उल सिराज था। बिहार और बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियार खिलजी था और बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला शासक भी बख्तियार खिलजी ही था। अगला प्रश्न है, भारत को WHO के द्वारा किस रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो इसे पोलियो जो रोग है उसे मुक्त घोषित कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है 20 मई 2020 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा के किस मंदिर के सौरकरण सोलराइजेशन करने की योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सोलराइजेशन करने की योजना का शुभारंभ किया गया है और इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जन्मस्थली के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे पंतनगर को हरित क्रांति के जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच में माना जाता है और हरित क्रांति का जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था और इसे कोशिका का श्वसन कहा जाता है। DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब की गई? तो इसे 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। UGC की स्थापना विश्वविद्यालय आयोग के सिफारिश पर किया गया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया, जिसके कारण इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य आते हैं। अगला प्रश्न है सांगल घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सांगल घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंचाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? तो इसे 1862 ईस्वी में भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 ईस्वी में, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 से 75 ईस्वी वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित तथा बंगाल बैंक 1784 से 91 द्वारा की गई थी। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में जारी की गई। तो भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार भारतीयों के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा 1862 ईस्वी में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19D में किया गया है। अगला प्रश्न है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है तो दाब बढ़ने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ और बिस्मिथ। दाब एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह कब मनाया गया? तो इसे 20 से 26 जनवरी 2020 में मनाया गया है। इसे एक सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त पहल के रूप में बालिकाओं के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अगला प्रश्न है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई? एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई। तो ये लॉर्ड मेयो की हत्या की गई। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में ही 1872 ईस्वी में करवाया गया, लेकिन भारत में पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ और हर 10 साल के अंतराल में कराया जाता है। अगला प्रश्न है किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह
का जो समाधि स्थल है नांदेड़ गुरुद्वारा, इसे सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने की थी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब प्रांत में गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस्समद के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया था। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के शासनकाल में ही हुआ। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई और जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तिथि वर्ष को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और इस अभियान के तहत गलियां, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना तथा कूड़ा साफ करना और इस अभियान का नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? तो कुआलालंपुर को इसकी राजधानी चुना गया था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये संभावित प्रश्न थे जिनको पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।